नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक्सटर्नल सेक्टर के इस टॉपिक में। हम अर्थव्यवस्था के यानी इकोनॉमी के वैदेशिक क्षेत्र पर चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने इससे प्रीवियस लेक्चर्स में ये देखा था कि व्यापार क्या होता है और व्यापार क्यों होता है, क्या है घरेलू व्यापार और क्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। हालांकि हमने भारत के व्यापार के संदर्भ में बहुत गंभीर चर्चा नहीं की थी, डीप डिस्कशन नहीं किया था, लेकिन हम निश्चित ही इसको आगे की क्लासेस में ज़रूर करेंगे। उसके बाद हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में चर्चा की थी, भुगतान संतुलन के बारे में ज्ञान लिया था। लेकिन भुगतान संतुलन के हम ठीक से समझ पाएँ, इसके लिए आवश्यक ये है कि हम निवेश समझें, जिसे दूसरा अर्थ हिंदी में विनियोग कहते हैं और इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट। यानी इन्वेस्टमेंट, निवेश या विनियोग एक ही शब्दावली है, अंतर सिर्फ भाषा और पर्यायवाची का है। हम इस टॉपिक को अपने को स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक दिवस की शुभकामनाएं। आज 23 अप्रैल है, तो आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक दिवस मनाया जाता है। हम लोग इस इन्वेस्टमेंट के चैप्टर में देखेंगे कि वास्तव में इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कैसे डिफ़र करता है सेविंग से, यानी बचत और निवेश में अंतर क्या होता है। ऐसा नहीं है कि हम निवेश और बचत को एक समझ लें। देखेंगे कि घरेलू निवेश क्या है, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट क्या होता है, निजी क्षेत्र का निवेश क्या है, और उसके बाद चर्चा करेंगे हम लोग विदेशी निवेश की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में हम लोग देखेंगे कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, और उसके साथ देखेंगे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी कि पोर्टफोलियो निवेश क्या है। ये शब्द अक्सर अखबारों में हेडलाइंस में आते रहते हैं, सुर्खियों में हमेशा बने रहते हैं। इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही गूढ़ विषय के साथ साथ सरल भी है। अर्थव्यवस्था को लोग यानी इकोनॉमी को बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट समझते हैं, जटिल विषय समझते हैं। तो इसी विषय को आसान बनाने के लिए हमने इस टॉपिक को चुना है। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए आप पूरी तरह समझ पाएँ इस बात का वीडियो के लंबे होने पर वरीयता दी गई है। यानी कि लंबी होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन आप समझ पाएंगे, आंसर लिख पाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है इस वीडियो का। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं अपना इन्वेस्टमेंट का टॉपिक, फिर समझते हैं कि कैसे ये क्या होता है। हम बहुत ही बेसिक तरीके से चलने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक इन्वेस्टमेंट होता है, वो एक खर्च होता है। ऐसी संपत्तियों पर खर्च या ऐसी वस्तुओं पर खर्च, जो खर्च हम इस उद्देश्य के साथ करते हैं कि ये हमको भविष्य में आय प्रदान करेगा या उसमें मूल्य वृद्धि लेके आएगा। यानी एन इन्वेस्टमेंट इज एन आउटले ऑन असेट्स और आइटम्स विद द गोल ऑफ जनरेटिंग इनकम और अप्रिसिएशन। इनकम का मतलब आय होता है और अप्रिसिएशन का मतलब मूल्य वृद्धि होता है। अप्रिसिएशन का मतलब प्रशंसा भी होती है, अप्रिसिएशन का मतलब मूल्यांकन भी होता है। तो आप अप्रिसिएशन का मतलब यहाँ मूल्य वृद्धि से समझें। यानी आप एक ऐसा खर्च कर रहे हैं इस उद्देश्य के साथ जिससे कि वो भविष्य में आपको आय प्रदान करेगा या आपके पास जो पहले से कोई वैल्यू है उसमें मूल्य में वृद्धि करेगा, उसकी वैल्यू को इंक्रीज करेगा। यदि हम इकोनॉमिक सेंस में बात करें तो निवेश ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद है जो एकदम ही उपभोग नहीं कर ली जाती हैं, जो आज ही उपभोग नहीं कर ली जाती हैं, बल्कि यूज्ड इन द फ्यूचर टू क्रिएट वेल्थ दैट इज़ कैपिटल। बल्कि उन वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च इस उद्देश्य के साथ किया जाता है कि वो भविष्य में संपत्ति क्रिएट करेंगी या फिर पूंजी का निर्माण करेंगी। वस्तुओं और सेवाओं की ऐसी खरीद या वस्तुओं एवं सेवाओं पर ऐसा खर्च जो आप इस उद्देश्य के साथ कर रहे हैं कि यह भविष्य में निश्चित ही आपके लिए संपत्ति में वृद्धि लाएगी या पूंजी में वृद्धि लेके आएगी। उदाहरण के लिए, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ आपकी स्टडी एक सर्विस है, सेवा है, आप सेवा को खरीद रहे हैं। ये बात अलग है कि इस चैनल पर अभी फ्री है, आगे भी फ्री रहेगा, लेकिन फिर भी आप अपना इंटरनेट का जीबी इंटरनेट चलाते हैं तो डाटा खर्च करना पड़ता है, तो वो आपका डाटा इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं,
और पढ़ाई निश्चित ही भविष्य में आपके अंदर गुणों का समावेश करेगी और आपके वही स्किल्स, वही कौशल आपके भविष्य में पूंजी का निर्माण करेगा आपके लिए। आप कुछ कर पाने में अधिक सक्षम हो पाएंगे। ठीक वैसे ही समझिए जैसे एक अकुशल मजदूर को, अनस्किल्ड लेबर को 250 रुपये मिलते हैं प्रतिदिन के, लेकिन वहीं एक कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है और वो किसी कंपनी में CEO हो जाता है। तो किस वजह से हो गया? क्यों? क्योंकि उसके पास इन्वेस्टमेंट किया गया था, उसे पढ़ाया गया था, उसे लिखाया गया था। अर्थात निवेश एक ऐसा खर्च है जो आज ही के दिन खर्च नहीं होगा, बल्कि वो एक लंबे समय तक खर्च किया जाता रहता है और उसका लंबे समय में हमारे पास लाभ निकल के आता है। हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो आपके कैपिटल स्टॉक में वृद्धि लेके आता है, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि लेके आता है। समझिए कैसे? मान लीजिए अभी आपको 10 तक के पहाड़े आते हैं, टेबल्स आते हैं, तो आपकी जो कैपिटल है वो 10 तक के पहाड़ों तक की है। लेकिन आप भविष्य में और पढ़ते हैं तो आपको 20 तक पहाड़े आ जाएंगे, 20 तक टेबल आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो 10 पहाड़ों तक की कैपिटल थी, वो कैपिटल अब 10 से 20 तक बढ़ चुकी है। अर्थात यदि आपके पास पहले से ही कोई पूंजी है, जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई फैक्ट्री थी, आपने उस फैक्ट्री में और निवेश किया, तो आपने दूसरी फैक्ट्री भी स्थापित कर दी, तो आपके पास पहली जो पूंजी थी वो एक फैक्ट्री थी। अब जो पूंजी में स्टॉक हो गया, वृद्धि हो गई उस स्टॉक में, तो दूसरी फैक्ट्री भी हो गई। तो दूसरी फैक्ट्री क्या है? आपके पास जो पहले से पूंजी थी उसी में वृद्धि हुई है ना। किसकी वजह से? निवेश की वजह से। अर्थात इन्वेस्टमेंट इज अ मैकेनिज्म विच मेक इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक। अर्थात निवेश एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप अपनी पूंजी में वृद्धि करते हैं। और इसीलिए यदि आपकी पूंजी में वृद्धि हो रही है तो हम कह सकते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है। यदि हम वित्तीय मामलों में बात करें, इफ़ वी टॉक रिगार्डिंग फाइनेंस, तो वित्तीय संदर्भों में निवेश का मतलब है एक ऐसी मौद्रिक संपत्ति की खरीदना इस विचार के साथ कि वो भविष्य में आपको प्रॉफिट देगी, लाभ देगी। मान लीजिए जैसे आपने सरकार से या बहुत सी कंपनियों में शेयर बेचे जाते रहते हैं। शेयर क्या हैं, सिक्योरिटीज़ क्या हैं, ये हम लोग चर्चा करेंगे निश्चित ही। लेकिन फ़िलहाल आप इतना समझिए, जैसे मान लीजिए कि अभी किसी चीज़ की वैल्यू है, क्या है? आप ऐसे समझिए कि आपने एक ज़मीन का टुकड़ा लिया, 1 मीटर का ज़मीन का टुकड़ा लिया, ठीक है? तो आपने इस हिसाब से वो टुकड़ा लिया कि आपको उम्मीद है कि वो भविष्य में जाकर के, आज आपने अगर 100 रुपये का लिया है वो 1 मीटर का टुकड़ा, तो भविष्य में वो 1000 का हो सकता है। यदि आप इस उद्देश्य से ले रहे हैं और फिर उससे लाभ कमाना चाहते हैं तो वो आपके लिए निवेश कहलाएगा। ठीक वैसे ही यदि मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया, आपने अपना पैसा लगाया, आप सोच रहे हैं कि इस पैसे पर हमको ब्याज मिलेगा, हमको लाभ मिलेगा, पैसा डबल होके मिलेगा, तो ये सब क्या है? ये मौद्रिक स्थिति में निवेश है। अर्थात निवेश कुल मिलाकर के ये है, वह खर्च है जो आपकी पूंजी में, आपकी संपत्ति में, आपके लाभ में निश्चित ही वृद्धि करेगा। ध्यान रखें, निवेश खर्च तो है लेकिन वृद्धि करने वाला है। ठीक, अब इस प्रकार अगले तरीके से सोचते हैं कि निवेश आखिर है क्या। इन्वेस्टमेंट इज द एक्ट ऑफ पुटिंग मनी टू वर्क टू स्टार्ट और एक्सपेंड अ बिजनेस और प्रोजेक्ट और द परचेज ऑफ एन असेट विद द गोल ऑफ अर्निंग इनकम और कैपिटल अप्रिसिएशन। कहने का तात्पर्य यह है कि जो निवेश होता है, निवेश में धन को लगाया जाता है किसी कार्य को प्रारंभ करने के लिए, या किसी कार्य को और विस्तार देने के लिए, या आप अपने प्रोजेक्ट को और बढ़ाना चाहते हैं, या फिर ऐसी संपत्तियों की खरीद कर रहे हैं जिसमें आपका ये उद्देश्य छुपा हुआ है कि आप इससे इनकम की अर्निंग करेंगे, इनकम कमा लेंगे, या फिर उसके मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। अर्थात इन्वेस्टमेंट निश्चित ही
फ्यूचर रिटर्न्स की ओर देखता है। आप इन्वेस्टमेंट करके आप ये नहीं सोच सकते कि आज ही मुझे रिटर्न मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट, निवेश में लगाया गया पैसा हमेशा ही भविष्य में लाभ देता है, लेकिन लाभ देगा या नहीं देगा ये तो और थोड़ी जटिल बात है, लेकिन हमेशा निवेश इस दृष्टि से किया जाता है कि भविष्य में इससे लाभ होगा। जैसे कि हमको हमारे माँ बाप ने पढ़ाया है इस उद्देश्य के साथ कि ये बड़े होकर के कुछ न कुछ ज़रूर बेहतर कर पाएंगे, तो उनका उद्देश्य वर्तमान का नहीं था, क्योंकि 8वीं क्लास में किसी को पढ़ाने से उसके माँ बाप को कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला है, कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, लेकिन वो 8वीं क्लास में पढ़ा रहा है, आगे भी पढ़ाएंगे इसलिए क्योंकि फ्यूचर में उसको कुछ रिटर्न मिलेगा। और एक बात और है, जो निवेश है वो हमेशा भविष्य को ध्यान में रख के किया जाता है, और इसीलिए उसके साथ कुछ जोखिम भी जुड़ा रहता है। जोखिम क्या? मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को पीएचडी तक पढ़ा दिया, उसके बावजूद भी उसकी नौकरी नहीं लग पाई या उस पीएचडी का वो बेहतर उपयोग नहीं कर पाया, तो आपका पैसा वेस्ट चला गया ना, तो ये रिस्क है। लेकिन आप ये सोच करके कि पता नहीं वेस्ट चला गया तो हम क्यों पढ़ाएं, अगर आप ये सोच के नहीं पढ़ाएंगे तो फिर आपको फ्यूचर में रिटर्न जो मिल सकता था वो मिलेगा भी नहीं। इसलिए निवेश के साथ कुछ जोखिम जरूर रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने अपनी कोई दुकान खोली, कोई शॉप खोली या कोई शोरूम खोला, तो शोरूम यही सोच के खोला होगा ना, आज आपने पैसा लगाया तो यही सोच के लगाया होगा कि कल हम उससे आय प्राप्त करेंगे, हमको प्रॉफिट होगा। लेकिन यदि आप ये सोच के शोरूम ना खोलें कि शोरूम बंद हो गया तो, शोरूम से लाभ नहीं हुआ तो फिर आप निवेश नहीं करेंगे, और जब निवेश नहीं करेंगे तो जो रिटर्न आपको मिल सकता था, घाटा तो होता वो अलग बात है, होगा या नहीं होगा ये तो समय की बात है, लेकिन आप घाटे के डर की वजह से यदि आप निवेश नहीं करते हैं तो आपको निश्चित ही रिटर्न तो नहीं मिलेगा। हाँ, निवेश करते हैं तो घाटा हो सकता है लेकिन रिटर्न भी होगा ना। इसलिए इन्वेस्टमेंट हमेशा भविष्य को ध्यान में रख के किया जाता है, लेकिन उसके साथ कुछ जोखिम जुड़े रहते हैं। सामान्य रूप से जो निवेश किया जाता है वो वित्तीय बाजारों में किया जाता है, जैसे स्टॉक एंड बॉन्ड्स। स्टॉक एंड बॉन्ड्स क्या होते हैं, हम इनकी विस्तृत चर्चा करेंगे, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इतना समझें, जैसे एक कंपनी है, उस कंपनी की कैपिटल 100 रुपये है। अब उस कंपनी वाले को क्या चाहिए, वो कंपनी वाला चाह रहा है कि मैं अपनी कंपनी को और विस्तार दे पाऊँ, ठीक है, वो अपनी कंपनी को विस्तार देना चाहता है। अगर विस्तार देना चाहता है तो आप ये समझिए, जैसे 100 रुपये था उसके पास, अब ये 100 रुपये में से उसने कहा कि भाई मैं अपनी, इसमें कोई मेरे में साझी हो जाओ, कोई पार्टनर बन जाओ। जैसे उसने कहा कि मैं अपने 10 रुपये बाज़ार से उधार लेना चाहता हूँ, तो उसने क्या किया, 10 रुपये के अपने बॉन्ड जारी कर दिए या शेयर जारी कर दिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि मान लीजिए आपने 10 रुपये का आपने ख़रीद लिया वो बॉन्ड, ठीक है। अब उस कंपनी वाले के पास, जिसके पास पहले सिर्फ 100 रुपये कंपनी खोल ली थी लगा करके, अब ये 10 रुपये पहुँच जाएंगे उसके पास, तो 10 रुपये से हो सकता है कि वो अपनी वो नई मशीन खरीद ले। व्यवहार में 10 रुपये में मशीन नहीं आएगी, लेकिन अमाउंट बड़ा भी हो सकता है ना, हम समझने के लिए ले रहे हैं सिर्फ। तो 100 रुपये पहले उस कंपनी के पास थे, 10 रुपये का उसने शेयर जारी किया, आपने वो शेयर खरीद लिया, ठीक है। खरीद लिया तो आप खरीदेंगे क्यों, क्योंकि आपको उम्मीद है कि ये कंपनी ग्रो करने वाली है, और आज ये कंपनी की वैल्यू अगर 100 रुपये की है तो ये कंपनी की वैल्यू कल ये 200 रुपये की हो सकती है। तो 10% शेयर तो आपके पास आ गया ना, क्योंकि इसने 10 रुपये की हिस्सेदारी बेच दी, तो इसके पास तो सिर्फ कितनी बची, 90% की। बाकी जो 10 रुपये है उसमें वो हिस्सेदारी बेची है अपनी। अब ये अपने 10 रुपये का जो आपने दिए हैं उसका यूज कर सकता है, यूज करके इस कंपनी को एक्सपेंड कर सकता है, विस्तार दे सकता है। इस प्रकार क्या हुआ कि आपने 10 रुपये लगाए, किस दृष्टि से, ये कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तो मुझे भी लाभ मिलेगा, क्योंकि अभी आपके पास 10% शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपये ही है। एक शेयर हम 1% का मान रहे हैं, 10% शेयर आपकी 10 रुपये की वैल्यू है, 10 रुपये की वैल्यू है अभी। लेकिन अगर इस कंपनी की कैपिटल 200 रुपये तक की हो गई तो क्या होगा, तो 200 रुपये के 10% 20 रुपये, इसका मतलब अब आपके उस शेयर की वैल्यू, 10% शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 रुपये से बढ़ के 20 रुपये हो गई। इस प्रकार हम निवेश करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में अक्सर, ठीक है।
अब देखते हैं कुछ और कहाँ निवेश करते हैं हम लोग? क्रेडिट में। जनरली क्या होता है, लोगों को हम लोन दे देते हैं, या क्या करते हैं हम लोग, वस्तुएं खरीद लेते हैं, या फिर प्रॉपर्टी डीलिंग में पैसा लगा देते हैं, रियल इस्टेट में। तो ये कुछ निवेश के उदाहरण हैं जो इकोनॉमी में सामान्य रूप से होते हैं। जबकि निवेश एक व्यापक शब्द है, एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है, जिसमें न सिर्फ वस्तुओं एवं वस्तुओं की बल्कि सेवाओं की भी ऐसी खरीद शामिल है जिससे कि आपको भविष्य में लाभ होने वाला है। तो आप कोई भी ऐसा खर्च करें जिससे आपको भविष्य में लाभ हो, चाहे वो फाइनेंशियल मार्केट में हो, चाहे वो असेट्स में आप निवेश करें, चाहे वो क्रेडिट एस्टेट में निवेश करें, चाहे वो रियल एस्टेट में निवेश करें, आप कहीं भी निवेश करें, यदि आपको भविष्य में लाभ होने वाला है या लाभ होने की संभावना है तो वो आपका इन्वेस्टमेंट कहलाता है, निवेश कहलाता है। अब आप एक अंतर समझ लें यहाँ कि निवेश और बचत में क्या अंतर होता है। जैसे आपने क्या किया, आप कह रहे हैं क्या कि सर हमने बैंक में पैसा जमा कर दिया, ठीक है, तो हमको बैंक से इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगी, तो वो भी तो निवेश हुआ। नहीं, आपने एक्चुअल में वो निवेश इस दृष्टि से नहीं किया है कि आपको ब्याज मिलेगी, ठीक है, बल्कि आपने इस दृष्टि से किया है कि आप भविष्य में उसका यूज कर पाएंगे कभी आपको अगर ज़रूरत पड़ी तो। ठीक, यानी यदि आप अपना पैसा भविष्य में प्रयोग में लाने के लिए, फ्यूचर यूज करने के लिए लगाते हैं तब तो वो सेविंग है, लेकिन आप भविष्य में लाभ प्राप्त करने के लिए पैसा लगाते हैं तब वो इन्वेस्टमेंट है। यानी बचत क्या है, बचत का आप भविष्य में उपयोग निश्चित रूप से कर सकते हैं। जैसे आपने अपने पैसे घर रख लिए हैं तो घर में बचत हुई, तो जब कभी अर्जेंट नीड आएगी तो आप उस बचे हुए पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने फैक्ट्री में पैसा लगा दिया तो उस फैक्ट्री का अब जब आपको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो फैक्ट्री बेचोगे तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज उसमें निवेश हो चुका है। तो आपने जब फैक्ट्री में पैसा लगाया है वो आपने भविष्य में लाभ मिले इस दृष्टि से लगाया है। यानी सेविंग हमेशा भविष्य में उनका उपयोग किया जा सके इसलिए की जाती है, और इन्वेस्टमेंट हमेशा भविष्य में आपको लाभ प्राप्त हो सके इसलिए की जाती है। और सेविंग्स के साथ कोई रिस्क नहीं जुड़ा हुआ है। जैसे आपने बैंक में पैसे जमा किए तो ऐसा नहीं है कि बैंक वाला आपका पैसा नहीं देगा। अब ये बात अलग है कि बैंक दिवालिया हो जाए तो हो सकता है कि आपको कुछ लॉस हो जाए, अदरवाइज बैंक में आपके पैसे सुरक्षित हैं। यानी सेविंग करने पर आपके पास कोई रिस्क नहीं है। लेकिन यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं, तो आपको रिस्क ज़रूर झेलने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपने किसी रियल इस्टेट में पैसा लगाया रियल इस्टेट में पैसा लगाया। रियल इस्टेट का मतलब वो क्षेत्र जहाँ प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, बेची जाती है, कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाता है, निर्माण कार्य, घर वर बनाए जाते हैं, बिल्डिंग बनाई जाती है, वो रियल इस्टेट का मामला है। ठीक है, आपने उसमें पैसा लगाया, आप सोच रहे थे कि यहाँ होकर के जो ज़मीन आपने खरीदी है यहाँ होकर कोई रोड गुजरेगा, वहाँ से अगर रोड गुजरेगा तो उस जगह की वैल्यू बढ़ जाएगी और भविष्य में बेच के हम उससे लाभ कमा सकते हैं या वहाँ अपनी कोई मार्केट डाल करके पैसा कमा सकते हैं। लेकिन सरकार ने वहाँ से कोई रोड गुजारा ही नहीं या प्रोजेक्ट उधर होके नहीं बल्कि कहीं दूसरी जगहों के पास कर दिया, तो हो सकता है कि आप जिस उद्देश्य से निवेश किए थे वो आपको ना मिले, इसलिए रिस्क भी है। लेकिन यदि आप खरीदेंगे ही नहीं और सरकार ने वहीं से रोड गुजार दिया तब तो आपको लाभ होगा भी नहीं। इसीलिए इन्वेस्टमेंट में लाभ होगा उसके लिए ज़रूरी है कि आप रिस्क लें लेकिन बचत में कोई भी जोखिम नहीं होता है। बचत आपकी है, अपनी है, उससे भविष्य में यूज कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के साथ ऐसा नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप कहें कि सर हमने फैक्ट्री में पैसा लगाया, हम फैक्ट्री बेच देंगे। ज़रूरी तो नहीं है ना कि उस समय कोई फैक्ट्री खरीदने वाला मिल ही जाएगा, नहीं मिलेगा ना। और हो सकता है आपने 1 लाख रुपए लगाया हो उसमें और आपको अर्जेंट आवश्यकता हो और आप कहें कि भाई मुझे 1 लाख रुपए दे दो, वो कहेगा नहीं भाई मैं 50,000 रुपये की ज़मीन नहीं है तुम्हारी, मैं कहाँ से खरीद लूँ, 50,000 की फैक्ट्री है, मैं नहीं खरीदूँगा। आपको ज़रूरत है। इसका मतलब आप निवेश किए गए पैसे को भविष्य में निश्चित तौर पर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उस समय उसे कोई खरीद ही लेगा। लेकिन यदि आपके पास वो बचत है, सेविंग्स के रूप में है, तो सेविंग्स के रूप में आप फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। लेकिन सेविंग से उतना लाभ नहीं होता है जितना इन्वेस्टमेंट से होता है। क्यों? क्योंकि यदि आपकी फैक्ट्री चल गई तब तो लाभ ही लाभ है और घर में रखा हुआ पैसा कोई काम आने वाला नहीं है।
हाँ, लेकिन भविष्य में काम आ सकता है। इसलिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट में आपको अंतर समझ में आया होगा। बचत वो है जो आप भविष्य के लिए बचा के रखते हैं और उसका कभी भी आप यूज कर सकते हैं, उसके साथ कोई खतरा नहीं जुड़ा है। लेकिन इन्वेस्टमेंट वो है जो आप भविष्य में लाभ की दृष्टि से लगाते हैं, खर्च करते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ खतरे भी जुड़े हुए हैं। ध्यान रखें, इन्वेस्टमेंट से जो आपको लाभ मिलता है उस लाभ का नाम हम कहते हैं रिटर्न कहते हैं उसे। यानी इन्वेस्टमेंट पर जो हमको प्रॉफिट होता है उसे हम रिटर्न कहते हैं। अब ये रिटर्न किसी भी रूप में हो सकता है। जैसे आपने किसी संपत्ति को खरीदा था, ठीक है, खरीदा, अब खरीदा आपने 100 रुपये में खरीदा था, बाद में उसकी वैल्यू बढ़ के हो गई। आप कहेंगे वैल्यू कैसे बढ़ जाती है? तो समय के साथ चीज़ों में मूल्य वृद्धि होती है सॉरी, मूल्य की वृद्धि होती है। आपने 100 रुपये की ज़मीन खरीदी थी, ठीक है, आपने सोच के ये खरीदा कि ये भविष्य में चल के 200 रुपये की हो जाएगी, इसलिए आपको जो 100 रुपये इस पर एक्स्ट्रा मिलेगा वो आपके लिए रिटर्न कहलाएगा और वो गेन है आपके लिए, ठीक है। हालांकि उम्मीद ये भी है कि लॉस भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने 100 में खरीदी तो वो 200 की हो जाएगी, हो सकता है कि वो 99 पे आ जाए, 99 पर आ जाए। तो रिटर्न नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। जनरली हम कहें कि अच्छा रिटर्न है तो इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अगर हम कहें कि नहीं हानि हो गई तो वो नेगेटिव रिटर्न कहलाता है। सामान्य रूप से रिटर्न का मतलब है इन्वेस्टमेंट पर जो आपको लाभ मिलता है, बेनिफिट मिलता है, उसे रिटर्न कहते हैं। अब वो रिटर्न आपको प्रॉपर्टी सेल करने के कारण भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने पहले 100 की खरीदी थी, फिर 200 की बेच दी, तो ये रिटर्न कहलाएगा। और हो सकता है क्या है, और ये हो सकता है कि आपने नहीं बेची, आपने अपनी संपत्ति नहीं बेची, फिर भी उसकी मूल्य वृद्धि तो हुई होगी ना, तो भी वो आपको लाभ है, क्योंकि आज नहीं आप कल बेच सकते हैं, कल उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक, तो वो भी रिटर्न में शामिल किया जाएगा। और इन्वेस्टमेंट इनकम यानी निवेश पर आय, ये एक डिफाइंड टर्म है, परिभाषित शब्द है। इन्वेस्टमेंट इनकम, निवेश पर आय का मतलब होता है जैसे आपने निवेश किया कहीं, आप 4 लोग थे, 4 लोगों ने आपने एक कंपनी बनाई, 25-25 रुपये लगाए, 100 रुपये की कंपनी बन गई। अब मान लीजिए कंपनी को लाभ हुआ उस साल 20 रुपये का, लोग थे 4, 20 रुपये का लाभ हुआ, तो अब वो चारों में बराबर बराबर बांटा जाएगा। क्यों? क्योंकि सबने बराबर बराबर पैसे लगाए थे। तो 20 रुपये के 4 हिस्से करेंगे तो 5-5 रुपये आपको लाभ के रूप में मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल लाभ कंपनी का 20 रुपये हुआ था। आपने जो कंपनी बनाई थी 4 लोगों ने मिलकर के 25-25 रुपये लगा करके 100 रुपये की, उस पर लाभ हुआ 20 रुपये का, तो टोटल लाभ हुआ था 20 रुपये का, लेकिन आपको मिलेगा कितना? 5 रुपये। तो इसे कहते हैं लाभांश, आपको लाभ का अंश मिलेगा। तो इसी लाभांश को इंग्लिश में डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। तो क्या है, ये आपके निवेश पर आपकी इनकम ही तो हुई। तो इन्वेस्टमेंट इनकम में हम क्या क्या शामिल करते हैं? लाभांश। और क्या हो सकता है, आपने पैसा दिया ब्याज पर, तो आपको इंटरेस्ट भी, यानी आपने जो पैसा दिया है वो इस हिसाब से दिया है कि आपको ब्याज मिलेगा, तो वो निवेश ही तो था। बाई चांस अगर वो पैसा लेके भाग गया तो रिस्क भी था ना, यहाँ रिस्क था, क्योंकि आपने पैसा दूसरे को दिया है। इसलिए इन्वेस्टमेंट इनकम में हम लाभांश भी शामिल करते हैं, ब्याज भी शामिल करते हैं, और रेंटल इनकम जो ब्याज का एक ब्याज ही है, अन्य शब्दों में रेंटल इनकम लिखा गया है। तो इन्वेस्टमेंट इनकम वो है जो आपके निवेश लगाने पर आपको प्राप्त होती है। और क्या है, आपको कैपिटल गेन भी हो सकता है, यानी अचानक से आपको जब बहुत ज़्यादा लाभ हो जाए उसको कैपिटल गेन कहते हैं। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया क्या, कि यदि 100 रुपये की आपने ज़मीन खरीदी थी, 200 की बेच दी, तो ये कैपिटल गेन इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर वही 100 रुपये की ज़मीन अगर 1000 रुपये की हो गई तो आपको 900 रुपये एकदम हो गए, तो 900 रुपये एज ए कैपिटल आप यूज कर सकते हो। एक बहुत बड़ा पैसा मिल गया आपको, बहुत बड़ा अमाउंट मिल गया। बहुत बड़ा अमाउंट ये कहलाता है जब आपको ऐसा लाभ हो, जब बहुत ज़्यादा लाभ हो जाता है तब उसको बोलते हैं कैपिटल गेन, पूंजीगत लाभ बोलते हैं। यानी आपने जो निवेश किया था, यदि उस निवेश पर बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिल जाता है तब वो कैपिटल गेन कहलाता है। अर्थात निवेश पर जो रिटर्न मिलता है, उस रिटर्न में हम लोग क्या क्या शामिल करते हैं, आपको गेन हो सकता है, कुछ प्रॉफिट हो सकता है, उसके मूल्य में वृद्धि हो सकती है, आपको इन्वेस्टमेंट इनकम मिल सकती है रिटर्न के रूप में, आपको कैपिटल गेन भी मिल सकता है। ठीक है, समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है आपको ये। अब देखते हैं हम लोग निवेश के प्रकार कितने होते हैं। तो सामान्य रूप से निवेश के 2 प्रकार होते हैं। हालांकि निवेश को बांटने के कई आधार हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को क्लासीफाई करने के कई आधार होते हैं। सामान्य रूप से हम निवेश को 2 रूपों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं हम लोग ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट,
और दूसरे को कहते हैं हम लोग अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब उन निवेशों से होता है जो पारंपरिक रूप से किया जाता रहा है। जैसे मैंने बॉन्ड में बताया था, बॉन्ड में निवेश करना, कैश में निवेश करना, रियल एस्टेट में निवेश करना और इक्विटी शेयर में निवेश करना। इनके अलावा जो भी निवेश होता है वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट कहलाता है। यानी स्टॉक, बॉन्ड और कैश और रियल एस्टेट को छोड़ करके हम कहीं भी निवेश करते हैं तब उसे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट या वैकल्पिक निवेश कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग निवेश का दूसरा आधार क्या है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री, यानी देश के आधार पर भी निवेश को हम लोग बांट सकते हैं। जैसे अगर कोई इन्वेस्टमेंट इस प्रकार करता है कि अब वो अपने ही देश में करता है, जैसे मान लीजिए अनिल अंबानी है, ठीक है, अनिल अंबानी अपने ही देश में निवेश कर रहा है, तब वो उसके लिए डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, वो घरेलू निवेश कहलाता है। लेकिन हाँ, ये बात अलग है कि ये घरेलू निवेश प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि वो सरकार तो है नहीं अनिल अंबानी। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इस प्रकार दो तरीके का हो सकता है, प्राइवेट और पब्लिक। यानी सरकार यदि अपने देश में निवेश करती है तो उसे पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहते हैं या पब्लिक डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कहते हैं, यानी सार्वजनिक घरेलू निवेश। लेकिन वहीं अगर प्राइवेट सेक्टर अपने ही देश में निवेश करता है तो उसे प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कहते हैं, यानी निजी घरेलू निवेश। यानी यदि आप अपने ही देश में पैसा लगा रहे हैं इस उद्देश्य के साथ कि आपको इनकम प्राप्त होगी तो उसे आप घरेलू निवेश कहेंगे, जो प्राइवेट और पब्लिक दोनों हो सकता है। अब बात आती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, विदेशी निवेश की। तो हम लोगों ने समझा घरेलू निवेश, अब समझते हैं हम लोग विदेशी निवेश क्या होता है। यानी ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट जो दूसरे देश से अपने देश में आए, या कहें कि जैसे मान लीजिए जो व्यक्ति जिस देश में रहता है उसे छोड़कर वो कहीं अन्य निवेश करता है, तब उसके लिए वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, विदेशी निवेश कहलाएगा। जैसे समझते हैं क्या कि टाटा है, टाटा कंपनी के हैं, टाटा कंपनी अपने इंडिया में निवेश नहीं करती है बल्कि बांग्लादेश में निवेश करती है, तो बांग्लादेश के लिए वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, विदेशी निवेश कहलाएगा। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में टाटा ने जो पैसा लगाया है तो वो बांग्लादेश से नहीं आया बल्कि इंडिया से पैसा गया है। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में पैसा लगाता है तो दूसरे देश के लिए फिर वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाता है, यानी वहाँ जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो विदेश से आया है। जैसे मान लीजिए कि गूगल है, गूगल एक अमेरिकी कंपनी है, गूगल भारत में एक ऑफिस स्थापित करना चाहती है, तो यहाँ उसे ज़मीन लेनी पड़ेगी, बड़ा सा यहाँ एक नेटवर्क सिस्टम स्थापित करना पड़ेगा। तो गूगल यदि इंडिया में पैसा लगाती है तो भारत के लिए यह फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, विदेशी निवेश होगा। और हाँ, विदेशी निवेश हमेशा प्राइवेट ही होता है। क्यों? क्योंकि सरकारी का मतलब अपने देश से होता है, अपने देश की सरकार अपने देश में लगा रही है तब वो निवेश सरकारी कहलाता है। यदि कोई दूसरे देश की सरकार भी हमारे देश में लगा रही है तो सरकारी निवेश नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही और प्राइवेट ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार उस पर अपना दावा नहीं ठोक सकती, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमेशा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ही होता है। जबकि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट यानी घरेलू निवेश प्राइवेट भी हो सकता है और सरकारी भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है। समझ में आया होगा आपको घरेलू निवेश क्या है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है। अब ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरीके का हो सकता है। कौन से हैं वो दो तरीके? ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि कौन से हैं वो दो तरीके। यानी हम विदेशी निवेश को दो भागों में बांट सकते हैं। आपने नाम सुना होगा, जनरली हम लोग समझते हैं विदेशी निवेश का मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से, जबकि ऐसा नहीं है। विदेशी निवेश दो तरीके का होता है, बस वो निवेश विदेश से आ रहा है इसलिए विदेशी है वो। अब वो डायरेक्ट आ रहा है या पोर्टफोलियो के रूप में आ रहा है, ये डिपेंड करेगा कंडीशंस पर, विभिन्न स्थितियों पर कि वो निवेश है कैसा। यानी विदेशी निवेश दो तरीके का होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। ये शब्द आपने सुने जरूर होंगे, लेकिन आज उम्मीद है कि आप इनको बेहतर रूप से समझ पाएंगे। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर चर्चा हम अगले लेक्चर में डिटेल्ड में करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न सिर्फ इकोनॉमी की दृष्टि से बल्कि अक्सर इस पर निबंध पूछ लिया जाता है, तो ऐसे के टर्म्स में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग समझते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश,
एक बात फिर भी ध्यान रखें कि कोई भी निवेश जो विदेश से आ रहा है वो विदेशी निवेश कहलाएगा, चाहे तो वो FDI हो सकता है और चाहे वो FPI हो सकता है, यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग पहले चर्चा करते हैं विदेशी पोर्टफोलियो निवेश पर। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में 3 शब्द हैं, विदेशी, पोर्टफोलियो और निवेश। अर्थात विदेशी का मतलब तो हम समझते हैं यानी जो दूसरे देश से हो, निवेश का मतलब भी समझते हैं जो भविष्य में इनकम प्राप्त हो इस उद्देश्य से लगाया जाए खर्च, यानी विदेशी निवेश। ये तो समझ में आ गया। अब समझ में नहीं आ रहा है वो है पोर्टफोलियो, क्योंकि यदि हम पोर्टफोलियो समझ लेंगे तो हम समझ लेंगे कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश क्या होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं पोर्टफोलियो क्या है। देखिए, पोर्टफोलियो एक समूह है। किसका समूह है? कुछ फाइनेंशियल असेट्स का, कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों का। पोर्टफोलियो एक ग्रुप है जिसमें कई प्रकार की संपत्तियां शामिल की जाती हैं, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड, कमोडिटीज़ वस्तुएं, करेंसीज मुद्राएं, कैश इक्विवेलेंट्स यानी कि नगद समांतरण, एज वेल एज देयर फंड काउंटरपार्ट्स इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड एंड क्लोज फंड। आप समझिए, इन सारी चीज़ों को हम लोग पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं। ये सभी की सभी फाइनेंशियल असेट्स हैं, यानी वित्तीय परिसंपत्तियां हैं, और इन सभी वित्तीय संपत्तियों को हम लोग पोर्टफोलियो कहते हैं। यानी यदि कोई आपकी कंपनी से बॉन्ड खरीदता है, या सरकार से बॉन्ड, आपने कंपनी ने बॉन्ड जारी की, सरकार ने बॉन्ड जारी किया, ऐसे बॉन्ड खरीदता है, या यदि कोई वस्तु खरीदता है, या फिर आपके रुपए को खरीदता है। जैसे रुपए को खरीदना क्यों खरीदेगा कोई? जैसे मान लीजिए कि अभी क्या है, अभी 80 रुपये मिलते हैं $1 के। किसी ने क्या किया, क्या अभी डॉलर दे करके ये हमारी करेंसी खरीद ली रुपए वाली। भविष्य में क्या हुआ? भविष्य में उसे पता है कि $1 के बदले 70 रुपये दिए जाएंगे। $1 के बदले 70 रुपये दिए जाएंगे, या कहो कि $1 की कीमत 40 रुपये हो जाएगी। तब तो वो, आप उसके पास 80 रुपये हैं, उसने $1 दे के 80 रुपये खरीद लिए हैं। अब वो, उसके पास 80 रुपये तो है ना। अब यदि रुपए का मूल्य बढ़ जाता है या डॉलर की वैल्यू कम हो जाती है, अर्थात डॉलर की वैल्यू 80 रुपये से घट करके 40 रुपये हो जाती है, तब वो $2 खरीद सकता है, अर्थात उसे $1 का लाभ हो जाएगा। तो इसलिए ऐसी करेंसी में भी निवेश करते हैं लोग, यानी कि वो सभी परिसंपत्तियां जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, वस्तुएं, करेंसीज या फिर म्यूचुअल फंड, इन सभी में निवेश करता है यदि कोई व्यक्ति, तो वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अर्थात हम ऐसे कहें कि यदि कोई व्यक्ति कोई ज़मीन खरीद नहीं रहा है, या किसी कोई नई कंपनी की स्थापना नहीं कर रहा है, या किसी दूसरी कंपनी को नहीं खरीद रहा है, तब वो पोर्टफोलियो कहलाएगा। ऐसे समझें इस हिसाब से, जैसे अभी व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीद लिया है, ठीक है। यदि फेसबुक ने पूरे व्हाट्सएप को खरीद लिया है, तब ये पोर्टफोलियो निवेश नहीं कहलाएगा। हम विदेशी पोर्टफोलियो निवेश तो बाद में करेंगे। यानी ऐसा अगर पोर्टफोलियो निवेश विदेश से आता है तो वो विदेशी हो जाएगा। बस हम लोग पहले ये समझें कि पोर्टफोलियो निवेश क्या है। लेकिन यदि फेसबुक पूरे व्हाट्सएप खरीदती है तो वो पोर्टफोलियो निवेश नहीं कहलाएगा, बल्कि वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, प्रत्यक्ष निवेश कहलाएगा। लेकिन यदि फेसबुक सिर्फ व्हाट्सएप के 10% हिस्सेदारी ही खरीदती तो फिर वो व्हाट्सएप में पोर्टफोलियो निवेश कहलाता। यानी यदि आप इस तरीके से निवेश कर रहे हैं कि आपके पास किसी की संपत्ति का सिर्फ कुछ ही हिस्सा मिलता है, आप उस संपत्ति को कंट्रोल नहीं करते हैं, तो वो पोर्टफोलियो निवेश कहलाता है, ठीक है। यानी पोर्टफोलियो एक संपत्तियों का समूह है। यदि आप इन संपत्तियों में निवेश करते हैं तो वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाता है, और ये इन्वेस्टमेंट यदि विदेश से आता है तो ये विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहलाता है। अर्थात ये पोर्टफोलियो निवेश घरेलू भी हो सकता है और विदेशी भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि यदि ऐसी संपत्तियों में
कोई अपने देश का ही व्यक्ति निवेश कर रहा है तो वो डोमेस्टिक पोर्टफोलियो निवेश हो जाएगा। यदि ऐसी संपत्तियों में कोई विदेशी निवेश कर रहा है तो वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के बॉन्ड में निवेश करने वाले लोग, स्टॉक में निवेश करने वाले लोग, कमोडिटीज़ में निवेश करने वाले लोग, करेंसीज में निवेश करने वाले लोग पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये संपत्ति क्या कहलाती हैं? ये संपत्ति पोर्टफोलियो कहलाती हैं। अर्थात अब हम समझते हैं एक्चुअल में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और क्या होता है। देखिए, ए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज एन असेट दैट इज परचेज्ड इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट विल अर्न अ रिटर्न और ग्रो इन वैल्यू और बोथ। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप इसलिए कोई संपत्ति खरीदते हैं इस आशा के साथ कि या तो इस पर आपका रिटर्न बढ़ेगा, आपका रिटर्न ग्रो करेगा, या फिर इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे मैंने अभी बताया था कि आपने किसी कंपनी से शेयर खरीद लिए, आपने 10% का शेयर खरीदा था, तो एक्चुअल में वो आपने पोर्टफोलियो निवेश किया था, ठीक है। लेकिन यदि आप क्या करते हैं कि आप उसकी आधी कंपनी खरीद लेते हैं तो वो पोर्टफोलियो निवेश नहीं कराएगा, क्योंकि आधी कंपनी खरीदने के बाद आप उसके बहुत बड़े मालिक हो चुके हैं और आप उस कंपनी के मैनेजमेंट में हस्तक्षेप करने कहेंगे आप कि मेरा इतना पैसा लगा हुआ है इसमें, मैं इसमें आधे का हिस्सेदार हूँ, मैं इसको कंट्रोल करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। इसलिए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग कंपनी पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, बल्कि वो कंपनी की एक छोटी हिस्सेदारी खरीदते हैं। बस इसीलिए जैसे मान लीजिए कंपनी आज 100 रुपये की है तो कल अगर 1000 रुपये की हो गई तो उनकी तो वैल्यू बढ़ जाएगी उनकी शेयर की, वो बेच के ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है वो पैसिव होता है। पैसिव इस दृष्टि से कि आपकी जैसे जियो कंपनी है, उस जियो कंपनी में आपने 10% शेयर खरीद लिए, 5% खरीद लिए या 1% शेयर खरीद लिए, तो 1% शेयर खरीदने के बाद आप जियो का जो कंट्रोल सिस्टम है जियो कंपनी का, आप उसके कंट्रोल सिस्टम या मैनेजमेंट सिस्टम के भागीदार नहीं बन जाएंगे। तभी बन पाएंगे जब आप बड़ा निवेश करेंगे। यानी आपने निवेश किया छोटा सा तो आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कहलाएंगे। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पैसिव होता है। क्यों पैसिव? इसलिए क्योंकि आपकी उसके मैनेजमेंट में कोई सक्रिय भूमिका नहीं होती, बल्कि आप निष्क्रिय होते हैं। बस कंपनी के लाभ मिलेंगे, कंपनी बढ़ेगी तो आपकी शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी। आप उस शेयर को 10 रुपये में ख़रीदा था तो 20 में बेच सकते हैं अगर बढ़ गई वैल्यू तो, नहीं अगर नहीं बढ़ी तो 9 रुपये में बेचोगे तो 8 रुपये में बेचोगे, घाटा भी हो सकता है। लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आप कम संपत्ति खरीदते हो। जैसे मान लीजिए किसी ने विजय माल्या की अगर किंगफिशर में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किया होगा, 1% शेयर खरीदा होगा उसने मुश्किल से, अगर खरीदा होगा 1% तो उसकी कंपनी अगर दिवालिया हो गई तो 1% का ही लॉस हुआ ना। लेकिन यदि किसी ने 50% हिस्सेदारी खरीदी होगी किंगफिशर में और कंपनी फिर दिवालिया हो गई तो उसका तो भट्टा बैठ गया पूरी तरीके से, उसको तो घाटा हो गया ना। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लोग ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो कम खरीदते हैं, कम में ही लाभ कमाने की सोचते हैं, ठीक है। इसलिए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के साथ, यानी जो पोर्टफोलियो निवेश होता है उसमें रिस्क कम होता है और कम समय के लिए भी रहता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए अक्सर अभी अखबारों में आया था क्या कि कोविड-19 पेंडेमिक के कारण भारत में से विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने पैसा निकाल लिया। क्यों? आप सोच के देखें। सोचें क्या कि जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है, कोई एक बहुत बड़ी कंपनी लेते हैं हम लोग, टाटा की ले लेते हैं या जियो ही ले लेते हैं, यही रिलायंस ले लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी फेसबुक है, फेसबुक जियो में ख़रीदारी कर रही है, शायद उसके 9-10% शेयर खरीद रही है, ठीक है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि अगर किसी को डर लग रहा है कोविड-19 के कारण, जैसे कि उसने फेसबुक ने अभी क्या किया, जैसे 10% शेयर खरीद लिए जियो के, लेकिन फेसबुक को डर लग रहा है इस बात का कि पता नहीं जियो कंपनी बैठ गई तो, डूब गई तो उसके डर की वजह से उसने क्या किया, उसके डर की वजह से वो अपने उस शेयर को शेयर मार्केट में बेच देगा और पैसा जो मिलेगा उसे वापस ले लेगा अपना। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने शेयर बेच तो दिए लेकिन पैसा तो निकाल लिया ना, पैसा निकाल लिया। अब शेयर किसी ने खरीदे होंगे या नहीं खरीदे होंगे वो अलग बात है, कम कीमत पर खरीदे होंगे किसी ने, लेकिन पैसा उसने निकाल लिया।
यानी जब कभी विदेशी निवेशकों को ये लगता है कि ये कंपनी डूबने वाली है, संकट आ गया है देश पर, कंपनी नहीं चलेंगी, इनकी वैल्यू गिर जाएगी, तो हमारा पैसा फंस जाएगा इसमें, इसलिए वो एक साथ पैसा निकाल लेते हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के साथ ये बुराई भी है और अच्छाई भी, क्योंकि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आपको रिस्क कम रहता है अगर आप निवेश कर रहे हैं, लेकिन किसी कंपनी में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुआ है तो उसके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जितना पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसको एक साथ निकाला जा सकता है, सभी लोग आके निकाल लेंगे अपने अपने पैसे और शेयर बेच देंगे। इसलिए पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अपनी संपत्ति जनरली निकाल लेते हैं। इसीलिए खबरों में आया था कि भारत की मार्केट से पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो विदेश के थे उन्होंने काफ़ी पैसा निकाल लिया है। ठीक है, अब बताया गया है कि इट मे फ्रॉम डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर, यानी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैसे भी हो सकता है, यानी अगर कोई घरेलू घर का ही व्यक्ति यानी अपने ही देश का व्यक्ति पोर्टफोलियो संपत्तियों में निवेश करता है तो वो डोमेस्टिक पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कहलाएगा, और यदि कोई विदेश का व्यक्ति पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करता है तो वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्ट कहलाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको डोमेस्टिक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की श्रेणी में बांट सकते हैं और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की श्रेणी में बांट सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि एफपीआई में पोर्टफोलियो क्या था। पोर्टफोलियो था वो संपत्तियां जो वेल नोन असेट्स मानी जाती हैं, जिन पर रिस्क कम रहता है। पोर्टफोलियो यदि उनमें कोई निवेश करता है तो उसे कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यदि कोई व्यक्ति यदि कोई देश का व्यक्ति करता है उनमें तो उसे कहते हैं डोमेस्टिक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। लेकिन यदि कोई विदेश का व्यक्ति करता है तो उसे कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब चर्चा करते हैं हम लोग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पर, यानी विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देखिए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या है कि ऐसी संपत्तियों को धारण करते हैं विदेशी लोग जो अपने देश में नहीं बल्कि हमारे किसी दूसरे देश में। जैसे मान लीजिए कि कोई अपना ही है या मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी ने क्या किया कि अमेरिका की किसी कंपनी में जाकर के 10% शेयर खरीद लिए, तो अमेरिका के लिए वो 10% शेयर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ठीक है, यानी यदि कोई व्यक्ति अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में निवेश करता है तो वो दूसरे देश के लिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। एक चीज़ आप यहाँ समझें और वो ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि कई बार ऐसा होता है कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमाएं तय कर दी जाती हैं। जैसे भारत में एक स्थिति है, क्या है कि भारत में यह है कि यदि आप किसी कंपनी में हिस्सेदारी 10% तक खरीदते हैं तब तक तो उसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट समझा जाता है। लेकिन यदि आपने किसी कंपनी में हिस्सेदारी 10% से ज़्यादा खरीद ली है तब उसे एफडीआई समझा जाता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश समझा जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि यदि फेसबुक जियो में 10% शेयर खरीदती है तब तक तो वो भारत के लिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। लेकिन यदि फेसबुक ने जियो की 10% से ज़्यादा हिस्सेदारी खरीद ली है तब वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की श्रेणी में आएगा। तो किसी देश के लिए कितनी हिस्सेदारी पोर्टफोलियो की सीमा में आती है ये उस देश की सरकारें तय करती हैं। ठीक है, अब समझते हैं पोर्टफोलियो में क्या क्या शामिल किया जाता है। पोर्टफोलियो में हमने बताया है पहले से ही कि पोर्टफोलियो में कौन कौन संपत्ति शामिल होती हैं। लेकिन यदि कोई विदेश का व्यक्ति शामिल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करता है तो वो क्या क्या खरीद सकता है। वो स्टॉक खरीद सकता है, वो एडीआर खरीद सकता है, वो जीडीआर खरीद सकता है, वो बॉन्ड खरीद सकता है इंडिया से, वो म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकता है इंडिया में, और वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश कर सकता है। ठीक है, इन सब की चर्चा हम लोग करेंगे बाद में निश्चित ही, लेकिन फिलहाल इतना समझें कि यदि कोई विदेशी निवेशक है तो पोर्टफोलियो का निवेशक है तो वो इन संपत्तियों में निवेश कर सकता है। ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किसी दूसरे देश की इकोनॉमी में हस्तक्षेप करने का एक बेहतरीन माध्यम है। इसके माध्यम से काफ़ी लोग पैसा कमा लेते हैं। ये अवसरवादी होते हैं, यानी वैल्यू बढ़ी तो आपके में निवेश कर दिया और उसे और वैल्यू बढ़ी तो बेच के पैसा कमा लिया। घाटे में जा रही है कंपनी तो अपने शेयर बेच दिए, पैसा निकाल लिया। तो ये बहुत अवसरवादी टाइप के लोग होते हैं जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, अब ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है, अगर यानी विदेश से पोर्टफोलियो के रूप में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो विदेश से वो इन्वेस्टमेंट कोई एक व्यक्ति भी कर सकता है, इंडिविजुअल भी कर सकता है।
यानी विदेश का यदि कोई एक व्यक्ति भी खरीदता है तो भी उसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। यदि भारत में वह किसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 10% से कम रखता है तो, या कोई संस्था ही खरीद सकती है। जैसे मान लीजिए कि अमेरिका की सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व है, तो वो संस्था है, वो एक इंस्टीट्यूशन है। अब इंस्टीट्यूशन वो फेडरल रिजर्व यदि भारत की किसी कंपनी में 10% शेयर खरीद लेती है तो वो इंस्टीट्यूशनल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। यदि कोई एक व्यक्ति खरीदता तो वो इंडिविजुअल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाता। हो सकता है कि अमेरिका की सरकार भी खरीद ले, ठीक है, तो कोई भी खरीद सकता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कोई भी हो सकता है, चाहे वो किस विदेश का कोई एक व्यक्ति हो सकता है, या विदेश की कोई एक संस्था हो सकती है, या विदेश की कोई एक गवर्नमेंट भी हो सकती है, ठीक है। हाँ, अब समझने वाली बात क्या है कि जो इंडिविजुअल लोग होते हैं, यानी कोई एक व्यक्ति होता है, वो बहुत कम निवेश करता है विदेशों में, उतना पैसा उसके पास नहीं होता है, ठीक है। या जो गवर्नमेंट होती हैं वो भी निवेश बहुत कम करती हैं। जनरली जो करती हैं वो इंस्टीट्यूशंस करती हैं। जैसे SBI है, SBI चाइना में निवेश कर दे, अपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चाइना में निवेश कर दे, तो चाइना के लिए SBI का जो निवेश होगा वो इंस्टीट्यूशनल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। यदि वो चाइना के पोर्टफोलियो की शर्तों के अनुसार निवेश कर रही है SBI तो। इसलिए वो इन्वेस्टर, विदेश के वो इन्वेस्टर जो संस्थागत रूप से निवेश करते हैं, यानी यदि कोई विदेशी संस्था निवेश करती है किसी देश में, विदेशी संस्था निवेश करती है किसी देश में, तो यह क्या है, वो कहलाते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, FII, विदेशी संस्थागत निवेशक, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, विदेशी संस्थागत निवेशक, FII। तो जो FII होते हैं एक्चुअल में वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ही होते हैं, या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ही होते हैं, और उनके द्वारा किया गया निवेश फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ही कहलाता है। यानी जो विदेशी संस्थागत निवेशक होते हैं वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं। तो आज के लिए आपके लिए इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे हम एक्सटर्नल सेक्टर के ही फिर अगले बेहतरीन मुद्दे के साथ। लेकिन अभी हमारा इसमें निवेश बचा हुआ है, निवेश के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बचा हुआ है, FDI और FPI में अंतर क्या है ये बचा हुआ है, और भारत की FDI पॉलिसी क्या है FDI के संदर्भ में ये बचा हुआ है। भारत में किस रूट से आता है, क्या है ऑटोमेटिक रूट, क्या है बॉम्बे रूट, क्या है दिल्ली रूट, ठीक, और क्या है फ्री रूट, इन सब की हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित ही आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।